हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे ये वाला टॉपिक यहाँ तक हो चुका था। इससे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बौनेपन में कौन से व्यक्ति आते हैं, उनकी औसत लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना। पेशीय दुपोषण, पेशीय दुष्पोषण, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज। ठीक है, पेशीय दुष्पोषण से वंशानुगत आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेरित है जो मानव शरीर को संचालित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है। यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो हमारी मसल से संबंधित है, यानी जिसमें हमारी मांसपेशियां क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने में निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशीय प्रोटीन में त्रुटि और पेशीय कोशिकाओं और टिश्यूओं की मृत्यु है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी RPWD 2016 मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशियों के रोगों का एक समूह है जो जीन विकृति के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि ये हेरिडिटी, इसमें हेरिडिटी की वजह से होता है, अनुवांशिक होता है, जो हमारे माता पिता से भी ऐसे मिल सकता है। हालांकि इस समूह में कई प्रकार के रोग शामिल हैं, लेकिन आज भी सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी DMD है। अगर इस बीमारी का समय रहते इलाज न किया जाए तो ज्यादातर बच्चों की मौत 11 से 21 वर्ष की उम्र के मध्य में, यानी कि 11 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में भी इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन डॉक्टरों और अभिभावकों में उत्पन्न जागरूकता ने इसमें जरूरी भूमिका निभाई है। विशेष रूप से स्टेम सेल और बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट के प्रयोग से इन मरीजों की आयु बढ़ाई जा रही है, यानी इसका इलाज किया जा रहा है जिससे अब इतनी ज्यादा मौतें नहीं हो रही हैं। संतुलन बनाने में दिक्कत आती है, यानी कि जब इस तरह की बीमारी किसी को होती है तो वो बैलेंस नहीं बना पाता है। ठीक है, जो जैसे व्यक्ति बिना सहारे के खड़े होने, पीठ टिकाए बिना बैठने में दिक्कत महसूस करता है, यानी कि जब वो बैठता है तो किसी सहारे की जरूरत पड़ती है उसको, और पलकें लटक जाती हैं, रीढ़ की हड्डी झुकने लगती है और चलने फिरने में दिक्कतें होने लगती हैं, श्वास संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं और जोड़ों में तकलीफ होती है, हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं। इसमें पहला है कि दौड़ते समय गिर जाना, यानी जिसको मांसपेशियों में दिक्कत होती है वो व्यक्ति क्या करता है? दौड़ते समय गिर जाता है। पैरों की मांसपेशियों का फूल जाना, यानी जब व्यक्ति दौड़ता है, इस तरह की बीमारी जिस व्यक्ति को होती है तो वो दौड़ता है तो उसकी पैर की जो मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो क्या होते हैं? फूल जाते हैं। जमीन से उठते समय घुटनों पर हाथ रखना या ना उठ पाना। अब इस तरह की कोई व्यक्ति जब उठता है तो दोनों घुटने पर दोनों हाथ रख के सहारे की साथ क्या करता है? उठता है और उसको बैठने में भी तकलीफ होती है, अचानक वो बैठ भी नहीं सकता, जल्दी थक जाता है और उसको जल्दी थकान होती है। ठीक है, पेशीय दुष्पोषण के कारण, यानी इसके कारण क्या है? ये दशाएं वंशागत होती है, यानी कि हेरिडिटी की वजह से होता है। ये हमारे पूर्वजों से या माता पिता से भी इस तरह की बीमारी होती है। और विभिन्न पेशीय अप विकास अलग अलग पैटर्न का अनुसरण करते हैं। सबसे विख्यात प्रकार डचेन पेशीय अप विकास DMD एक्सरे लिंक पैटर्न में वंशानुगत है, जिसका अर्थ है कि विकार का पैदा करने वाला उत्परिवर्ती जीन जो दो लिंग
क्रोमोसोमों में से एक एक्स क्रोमोसोम में अवस्थित है और इसलिए यह लिंग से जुड़ा माना जाता है। ठीक है, पुरुषों में जिनके पास केवल एक एक्स गुणसूत्र हैं, प्रत्येक कोशिकाओं में एक परिवर्ती प्रतिलिपि ऐसी दशा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। महिलाओं में जिनके पास 2 एक्स गुणसूत्र हैं, ठीक है, यानी महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, विकार उत्पन्न करने के लिए सामान्यतया जीन के दोनों प्रतिलिपियों में उत्परिवर्तित होना जरूरी है। अपेक्षाकृत दुर्लभ अपवाद स्वरूप खुराक, क्षतिपूरक एक्स निष्क्रियता के कारण वाहकों में प्रकट जरूर होते हैं, अतः पुरुष अधिक आवृत्तियों में प्रभावित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे तेजाब हमला पीड़ित यानी एसिड अटैक विक्टिम। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी में एसिड अटैक को भी एक विकलांगता के रूप में शामिल किया गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहे कि तेजाबी आक्रमण पीड़ित से तेजाब या समान संचारित पदार्थ को फेंक कर किए गए हिंसक हमले के कारण विद्रुपित कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है। कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है, यानी कि पहले क्या होता था कि कोई भी तेजाब या एसिड लोगों के मुंह पे फेंक दिया जाता था, तो वो भी अब हमारे विकलांगता में शामिल है। ठीक है, किस विकलांगता में? आरपीडब्ल्यूडी के तहत। आरपीडब्ल्यूडी 1995 में ये नहीं था, उसमें सिर्फ 7 प्रकार की विकलांगताएं थी और इसमें 21 प्रकार की हैं। ठीक है, तेजाब आक्रमण पीड़ित में तेजाब से झुलसे हुए या फिर अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ से झुलसे हुए लोग आते हैं जिनके शरीर को और इनकी संरचना पर असर पड़ता है। अब तेजाब आक्रमण पीड़ित के लक्षण क्या क्या होते हैं उसमें हम बात करेंगे। त्वचा में संवेदनशीलता की कमी हो जाना, यानी कि त्वचा में क्या होता है, त्वचा उतनी संवेदनशील नहीं होती है और ज्वलनशील पदार्थ आंखों में जाने से दृष्टि की कमी या अभाव हो जाना। और इस तरह का ज्वलनशील पदार्थ जब आंखों में जाता है तो ऐसा होता है कि हमारी आंखें हो सकता है कि हमेशा के लिए काम ना करें या हमें बहुत ही कम दिखाई दे। होठों की बनावट पर असर पड़ता है, हाथों और शरीर पर उगने वाले बालों का विलोप हो जाता है, यानी कि जब हाथों पे इस तरह का एसिड पड़ेगा तो हाथ की जितने भी बाल होते हैं वो क्या होते हैं, सब गायब हो जाते हैं, हमारी त्वचा अजीब तरह की दिखने लगती है। खून की नसों पर प्रभाव पड़ना, और जो खून वाली नसें हैं उस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। समाज में अपनी भूमिका निभा पाने में बाधा उत्पन्न होती है, यानी कि लोग समाज में वो व्यक्ति अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, लोग उसके साथ अजीब व्यवहार करते हैं। ठीक है, या फिर अगर किसी को एसिड अटैक हमले से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो वो लोगों के सामने आना नहीं चाहता है। क्यों चाहेगा? क्योंकि वो पहले जैसे था वैसे अब नहीं है, लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे या वो अच्छा नहीं दिखेगा, लोग उसको क्या कहेंगे, इस तरह की सामाजिक व्यवहार बनाने में वो क्या करता है, उसको दिक्कतें महसूस होती हैं। तेजाबी आक्रमण पीड़ित के कारण क्या है? ठीक है, कारण पे अब हम पढ़ेंगे कि शरीर पर या किसी भी अंग पर ज्वलनशील पदार्थ का फेंका जाना या गिर जाना। ठीक है, या फिर कोई जानबूझकर या तो फेंक दे, किसी मान लीजिए किसी दुर्घटनावश अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ हमारे ऊपर गिर जाता है अकारणवश, तो वो भी एक तो वैसे हो गया, और एक मान लीजिए कि किसी के साथ अगर हमारी दुश्मनी है तो उस तरह भी लोग क्या करते हैं, एसिड अटैक कर देते हैं, और ये अचानक भी हो सकता है हमारे साथ एक हादसे के रूप में। अब इसे पढ़ेंगे। पहला है दृष्टिहीनता यानी कि ब्लाइंडनेस। अंधता से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति में निम्नलिखित स्थिति में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है। पहला है कि दृष्टि का पूर्णतया अभाव, या दृष्टि का पूर्णतया अभाव का मतलब है कि बिल्कुल ना दिखाई देना। ठीक है, सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200
स्लेनल से कम या 10 डिग्री के किसी कोण पर कक्षांतरित दृष्टि की परिसीमा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से अंधापन दृष्टि की हानि से जुड़ी ऐसी दिक्कत है जिसको सामान्य चश्मे, कॉन्टेक्ट लेंस, दवाओं और सर्जरी से भी ठीक नहीं किया जा सकता। यह स्थिति किसी व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन को कुप्रभावित करती है। इस अवस्था में व्यक्ति कुछ भी नहीं देख पाता, यहाँ तक कि उसे उजाला तक भी नजर नहीं आता। अब इस दृष्टिहीनता के कारण क्या है, यानी अंधेपन की क्या कारण है? पलकों में रोहे या कुकरे, टैक्रोमा, चेचक या माता, पोषणहीनता यानी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, रतिज रोग जैसे प्रमेह, यानी प्रमेह को क्या बोलते हैं? गोनोरिया और उपदंश, सिफिलिस, समलंबाई, ग्लाइकोमा, मोतियाबिंद और दृष्टि जाने के साथ साथ सिर दर्द या आंख की दृष्टि में हुई है उसी तरह शरीर में गंभीर कमजोरी महसूस होना। अगला है कि अचानक से और बिना दर्द किए दृष्टि में हानि होना, कभी कभी सुबह उठने पर दृष्टि हानि महसूस होना, सिर में चोट आदि लगने के बाद देखने में कठिनाई होना और मंद रोशनी में एडजस्ट करने में कठिनाई। यानी कि मंद रोशनी है, उजाला थोड़ा कम है तो उसमें हमको देखने में कठिनाई, यानी हमको बहुत बल लगाना पड़ता है देखने के लिए कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है। अगला है कि फोकस करने में कठिनाई, रोशनी से दर्द होना और उजाले के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होना। और ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा अगर प्रकाश है तो उस प्रकाश में भी मतलब बैलेंस नहीं बना पाना, अच्छे से नहीं देख पाना, आंखों में जलन, आंखों में सूखापन, सूजन या पपड़ी होना। अगला है कि धुंधला दिखाई देना या दो तस्वीरें दिखाई देना। अभी किसी किसी को ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति दो दिखता है। ठीक है, जो चीजें देख रहे हैं उसके चारों तरफ प्रकाश का घेरा नजर आना। अगला है कि देखने वाले स्थान पर खाली धब्बे दिखाई देना। अगला है कि दृष्टिहीनता के कारण क्या है। अभी तक हम लक्षण पढ़े, अब कारण पढ़ेंगे। सीधे आंख पर चोट लगना, सीधे आंख पर चोट लगना आंखों के आसपास की हड्डियों या टिश्यू पर चोट लगने से आंखों की क्षति पहुंचती है और इससे दृष्टि तक बाधित हो सकती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि चोट की वजह कोई बाहरी वस्तु ही हो। ठीक है, कभी कभी चोट अचानक भी लग सकता है। सिर पर लगे किसी आघात के कारण भी दृष्टि की हानि हो सकती है। यानी जो हमारे आंख, कान जो भी है, सिर है, ये सब हमारे एक ही में एडजस्ट है। तो हमारे सिर में भी चोट लगती है तो आंखें क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं, हानि हो सकती है। इसकी वजह यह है कि कोई नसें सिर से आंखों तक जाती है और सिर पर लगे आघात से ये नसें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब दांत दुखता है तो लगता नहीं है कि कान दुख रहा है कि क्या दुख रहा है, पता ही नहीं चलता। तो इस तरह बनावटी है, मतलब हमारे कान और आंख, दिमाग क्या है, ये आपस में संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हैं। यह सिर को लगी किसी मामूली चोट में भी संभव है और मस्तिष्क को लगे किसी भीषण आघात में भी। ठीक है। अगला है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस या आंखों में सूजन का एक प्रकार है। यानी कि इससे क्या होता है? इसमें सूजन होता है, आंखों में आंखें सूज जाती हैं, जिससे आंशिक रूप से कुछ समय के लिए या फिर हमेशा के लिए आंखों की रोशनी जा सकती है। अगला है कि रेटिनाइट्स पिगमेंटोसा। रेटिना में किसी प्रकार की क्षति होने को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहा जाता है। काफी दुर्लभ मामलों में ही इससे अंधेपन की दिक्कत होती है। यानी कि इससे मतलब बहुत दुर्लभ मामलों में भी अंधेपन की दिक्कत होती है। अगला है कि मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आप लोग देखे होंगे कि मोतियाबिंद किसी को भी हो जाता है। इसके कारण दृष्टि में धुंधलापन आ जाता है। वृद्ध लोगों में यह काफी सामान्य होता है। और पढ़े मोतियाबिंद के
घरेलू उपाय। लेजी आई, इसे एम्ब्लाइपिया या मंद दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पीड़ित को सामने नजर आ रही वस्तु या व्यक्ति का पूरा विवरण देखने में दिक्कत होती है। आगे जाकर इससे अंधापन भी हो सकता है। अगर समय रहते हमने इसका इलाज नहीं कराया तो आगे चल करके यही मोतियाबिंद मोतियाबिंद की वजह से हमारी आंखें की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। अब आता है ट्यूमर। आपकी रेटिना या आंख की नस को प्रभावित करने में ट्यूमर भी अंधापन का कारण बन सकता है। ग्लूकोमा का आशय आंखों की 4 ऐसी परिस्थितियों से है जो आपकी आंखों की नस को क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। इन नसों की ही मदद से आप जो देखते हैं उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है और हम जान पाते हैं कि हमने क्या देखा। अगला है कि मैस्कुलर डिजनरेशन आपकी आंखों के उस भाग को नष्ट कर देता है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी वस्तु को डिटेल में देख सकते हैं। आमतौर पर यह बड़े वयस्कों में ही प्रभावित करता है, यानी ये बड़े लोगों को ही होता है। यदि आप डायबिटीज या स्ट्रोक से पीड़ित हैं तो इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि आप अंधेपन की चपेट में आ सकते हैं। जन्मदोष, आंख में चोट लगना और आंख की सर्जरी से होने वाली अन्य जटिलताएं भी अंधापन विकसित होने के अन्य सामान्य कारण हैं। अगला है कि अचानक से दृष्टि खो देने के मुख्य 3 कारण हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अचानक से नहीं दिखता है, ठीक है, तो उसके क्या कारण हैं हम पढ़ेंगे। पहला है कि सामान्य रूप से आंखों की पारदर्शी संरचनाओं में धुंधलापन। अगला है कि रेटिना में सामान्यतः आंख के पीछे प्रकाश संवेद संरचना को रेटिना कहा जाता है, यानी कि रेटिना में असामान्यता, उस नस में असामान्यता जो दृष्टि के संकेतों को आंख से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अगला है कि जोखिम कारण। इसमें पहला है कि समय से पहले पैदा होने वाले शिशु, यानी कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो समय से पहले ही जन्म उनका हो जाता है, ठीक है। तो अगला है कि ब्लड प्रेशर की दवाओं की उच्च खुराक लेने वाले रोग, यानी कि जो बहुत हाई लेवल की दवाई का प्रयोग करते हो, और माइग्रेन, सिर दर्द जिनकी पारिवारिक या अनुवांशिक बीमारी रही है, जिन लोगों को आंख से संबंधित रोग है जैसे मैस्कुलर डिजनरेशन और ग्लूकोमा। अगला है कि डायबिटीज से ग्रस्त लोग, वे मरीज जिनकी आंख की सर्जरी हुई है। अगला है कि वे लोग जो तेज धार वाली वस्तुएं या विषैले केमिकल के संपर्क में काम करते हैं, यानी वो उनको भी हो सकती है जो विषैले केमिकल के संपर्क में रहते हैं और वैसे वे काम करते हैं। स्ट्रोक से ग्रस्त लोग, अगला है कि वे लोग जिनको संचार संबंधी समस्याएं हैं जैसे धमनियों में कठोरता, रक्त वाहिकाओं में सूजन या जलन होना। अगला है कि अल्प दृष्टि बाधित यानी लो विजन। अगला हम पढ़ेंगे लो विजन, जिनको बहुत कम दिखाई देता है। अल्प दृष्टि से ऐसी स्थिति अभिप्रेत जिन व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है। अगला इसमें है कि बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अधिक या 20/200 से कम से 3/60 तक या 20/200 स्लेनन तक दृश्य सुतिष्ठता, या अगला है कि 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की पक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र। आगे पढ़ेंगे, आपको दूर की कोई चीज धुंधली नजर आती है या फिर करीब की कोई चीज को देखने में आपको परेशानी होती है, यानी जो चीज दूर पे है आपको वो धुंधली दिखाई दे रही है और जो बहुत करीब है धुंधली नजर आती है, और करीब की चीज को देखने में आपको परेशानी होती है। जो दूर चीजें हैं उसको देखने में धुंधला दिखाई दे रहा है और जब करीब की वस्तु उसको भी देखने में परेशानी हो रही है। अगर ऐसा है तो आपको
दृष्टि दोष है। आंखों की दृष्टि दोष दो प्रकार की होती है, एक दूर दृष्टि दोष और निम्न दृष्टि दोष। तो आंखों की समस्याएं हमेशा साफ तौर पर पहचान में नहीं आती हैं। खास तौर पर बचपन में लोग इस तकलीफ को पहचान पाने में असमर्थ होते हैं। निकट दृष्टि दोष को एक और नाम से जानते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को प्रिस्बोयोपियो नजर से संबंधित सबसे सामान्य बीमारियों में शामिल है। ये वास्तव में अपवर्तक त्रुटियां हैं। ठीक है, अल्प दृष्टि दोष के लक्षण क्या हैं पढ़ेंगे। धुंधला दिखाई देना, पहला है इसमें कि धुंधला दिखाई देना। ठीक है, चीजें हमको क्या होती हैं, धुंधला दिखाई देती हैं। अगला है कि दो दो दिखाई देना। ठीक है, दो दो दिखाई देना, पहली तो हमको चीजें धुंधला दिखाई देता है और दो दो दिखाई देता है। कभी कभी एक ही इंसान दो बार दिखाई देता है, एक ही इंसान है और वो दो दिख रहा है। अस्पष्टता, यानी कि हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देता, किसी भी चीज को हम स्पष्ट नहीं पढ़ सकते, स्पष्ट नहीं देख सकते। ठीक है, अगला है कि चकाचौंध या किसी वस्तु के पास चमकदार रोशनी दिखना। कह रहा है कि बहुत ज्यादा रोशनी में भी देखने में परेशानी होना, या अचानक सी चमकदार रोशनी आंखों पे पड़े तो आंखें बंद कर लेना, उसको देख ना पाना। अगला है कि भेंगा। अगला है सिर दर्द, नेत्र तनाव, ध्यान देने में कठिनाई। अगला हम पढ़ेंगे कि अल्प दृष्टि बाधित के कारण क्या है। कुछ दुर्लभ मामलों में कुछ आंखें संबंधी रोग जैसे रेटिनोपैथी या आंख में ट्यूमर आदि की वजह से ये समस्या पैदा हो सकती हैं। इसमें पहला है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। ठीक है, इसमें आगे पढ़ेंगे। असमर्थित मोतियाबिंद, आंख का रोग, आनुवांशिक दोष। आनुवांशिक दोष क्या है कि जो हमारे माता पिता से, जैसे हमारे माता पिता में जो बीमारी होती है वो बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाती है कभी कभी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी की वजह से। तो इनमें आनुवांशिक दोष भी होता है। अगला है कि श्रवण बाधित यानी हेयरिंग एम्पेयरमेंट। बधिर से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 10 डेसिबल श्रव्यहास वाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं। यानी कि जिसको 10 डेसिबल से अधिक होता है वो श्रवण, सुनने में कठिनाई होती है, वो श्रवण बाधित में आते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वह ध्वनि तरंगों के साथ हवा में एक कंपन पैदा करता है। यह कंपन कान के पर्दे एवं सुनने से संबंधित 3 हड्डियों मेलियस, इनकस और स्टेपिस के द्वारा आंतरिक कान में पहुंचता है। यानी कान के 3 पार्ट होते हैं, क्या है, पहला है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है और सुनने की नस द्वारा आंतरिक कान में मस्तिष्क में संप्रेषित करता है। इस कारण हमें ध्वनि का एहसास होता है। यदि किसी कारण से ध्वनि की इन तरंगों में अवरोध पैदा हो जाए तो बहरापन हो जाएगा। यदि अवरोध कान के पर्दे या सुनने की हड्डियों तक सीमित रहता है तो इसे कंडक्टिव डेफनेस, बहरेपन का एक प्रकार कहते हैं। यदि अवरोध कान के आंतरिक भाग में या सुनने से संबंधित नस में है तो इसे सेंसरी न्यूरल डेफनेस कहते हैं। ठीक है, श्रवण बाधिता के लक्षण क्या हैं? कान से साए साए की आवाज अथवा तरह तरह की आवाजें आना। आप लोग भी कभी देखे होंगे कि कान में पानी चला जाता है तो अजीब लगता है कि कान, मतलब हमेशा जब तक निकलता नहीं है हमेशा हम कान में ऐसे करते रहते हैं, लगता है कि कोई अलग तरह की आवाजें आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि कान से साए साए की आवाज या अथवा तरह तरह की आवाजें आना। दूसरा है कि कान का भारी होना। अगला है कि कान में दर्द होना जो मोबाइल फोन से ज्यादा इस्तेमाल से बढ़ सकता है। अगला है कि चक्कर आना, व्यक्तित्व से संबंधित मानसिक परेशानियां होना, कान का मैल या फंगस। अगला है कि कान का बहना, जिसकी वजह से कान का पर्दा फट जाता है और उसमें छेद हो जाता है। अगला है कि
क्रोसिस, इस शिकायत में कान की अत्यंत सूक्ष्म हड्डी स्टेपिस, यानी कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, जो जांघ में होता है, और स्टेपिस और भी सूक्ष्म हो जाती है, जिस कारण कंपन। अब हम यहाँ से अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं, हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।